हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमारे ख्याल से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग तरीके से तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो रेलवे की जो वैकेंसी आ रही है, जा रही आ रही देखो जा रही देखो, टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हो आप। क्या होता है कि जैसे कि फॉर्म भर रहे हैं, इसके बाद आरपीएफ का भरना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग इसके एलिजिबल हो वही भरेंगे फॉर्म। तो लास्ट डेट जो आरआरबी के टेक्नीशियन की लास्ट डेट कितनी है? 8। तो यानी कि क्या है कि आप एक फॉर्म भर चुके होंगे, कुछ लोग जो बाकी वो फॉर्म भर रहे होंगे। तो आप पढ़ाई अपनी बेहतर तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि हम साइंस का जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतर अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपकी साइंस कहीं से एक क्वेश्चन, एक यानी कि एक क्वेश्चन और एक नंबर अभी ना छूटे, जितने भी नंबर आए। तो यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो यह बात आपको पता है। तो साइंस का जो है प्रकाश चल रहा था, प्रकाश का हम आज आपको पढ़ाएंगे पार्ट 2। देखो प्रकाश, तो हम पहले ये बता दिया है कि कौन से वैज्ञानिक ने मंडलों के रूप में बताया है, कौन से वैज्ञानिक ने बताया है कि तरंगों के रूप में चलता है, कौन से वैज्ञानिक ने बताया है कि कणों के माध्यम से जो कणिका का सिद्धांत दिया है। तो हम जितने भी वैज्ञानिक है, सारे वैज्ञानिकों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो क्या बताया है? जैसे कि कणिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कणिका का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ये सारे से पहले वाली वीडियो में आप देख लिए। अगर जो लोग नहीं देखने पाए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाके वहां से सर्च करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इससे पहले वाली, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इससे क्या होता है कि इसमें हमको ये पता चल जाएगा कि प्रकाश किस रूप में चल रहा है, अगर चुंबकीय रूप में मैं किसने कहा था, तरंगों के रूप में किसने कहा था, हमने सारी जानकारी इसमें बता दिया। अब आगे हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के नियम, जो भी सारे हैं हम आपको जानकारी सारा कुछ देंगे। तो अब आइए आप वीडियो पर बने रहें। अब क्या होता है, आप पढ़ाई को छोड़ रहे हैं क्योंकि इस समय पढ़ाई का लेवल आप बहुत कम लोग, क्योंकि बहुत कम ही लोग वीडियो देख रहे हो, तो यानी कि पढ़ाई का लेवल, अब आप ऐसी पढ़ाई कीजिए कि हमारा कल ही एग्जाम हो। क्या हो? हमारा कल ही एग्जाम हो। लेकिन आप पढ़ाई ऐसे करते हैं कि 6 महीना बाद एग्जाम हो। तो कहने का मतलब आप प्रिपरेशन अच्छे ढंग तरीके से करते रहें, क्योंकि आपका सिलेक्शन 2024 में हो सके। तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन हाई स्कूल इंटर में हम पढ़े होंगे। ठीक है, परावर्तन। ठीक है, अब देखो इसमें हमने एक चित्र बनाया है प्रकाश का परावर्तन। अब हम आपको ये समझाएंगे। अब देखो, एक जिसे टार्च लो। ठीक है, टार्च को एक तरफ जो शीशा जो आप देखा है, जो कलाई होती है एक तरफ सिल्वर आयोडाइड की, ठीक है, तो जो कलाई होती है ऊपर जैसे टार्च मारो तो ऐसे, अगर मारो तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि हम यहां से कोई टार्च, देखो ये टार्च बना दिए हैं ना, ये देखो ये टार्च बना दिए। अगर ये टार्च को हम ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट करें, यहां हमारा जो क्या हुआ रखा है, ये देखो समतल दर्पण रखा हुआ है, ये नीचे क्या है? कलाई है। क्या है? नीचे कलाई है। और यहां से हमने फोकस अगर मारी है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई है। क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई है। अब जो बीच में एक एंगल बनता है, क्या होता है? बीच में एक एंगल बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। देखो ये क्या है? बीच में जो एंगल बनते हैं, तो एंगल दो होते हैं, एक एंगल आई होता है, एक एंगल आर होता है। तो ये वाली जो है ऐसे अभिलंब कहते हैं। और जहां पे तीनों मिलते हैं, क्या होता है? ये जो पहला वाला है यहां से जो जा रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। दूसरे वाले को जो पढ़ने के बाद क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ आपतित और परिवर्तित का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। देखो, हम हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो सिलेबस के टाइम में उसमें लिखाया होगा कि परावर्तित क्या होता है, आपतित क्या होता है। हम आपको जानकारी देंगे तो आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण वो किरण होती है जिसको हम डालते, जैसे टार्च से हमने फोकस मारी तो वो आपतित हो गई, और पढ़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जाती है, उसे हम परावर्तित कहते हैं। परावर्तित का मतलब पढ़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसे हम परावर्तित कहते हैं। ये जो लाइन है ये वाली, सो हम अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। एक तरफ हमारा एंगल आई बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं, और एक तरफ एंगल आर बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही समझ में? एक ही उसमें आप चित्र में सारा कुछ समझ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, थ्योरी लिखाई नहीं जाएगी, थ्योरी से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं। सोचो कि हम इंटर और हाई स्कूल की तरह पढ़ा दें। अगर इंटर और हाई स्कूल के बच्चे इसको देख रहा है तो डिफिनीशन एकदम अच्छे से रट जाए, कोई जरूरत नहीं इसको करने की, केवल फिगर से सब
फिगर अगर सही से आप समझ गए हैं हम पढ़ा रहे हैं तो आपका हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, तो यानी कि क्या है, हमने ये बता दिया है कि ये पढ़ा, इसको गया, और ये बीच में क्या है, और आपतन बिंदु, मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों कहां पे मिलते हैं, आपतन बिंदु, अभिलंब, यानी देखो ये समतल कोण है ना पूरा, तो यहाँ पर यानी तीनों मिल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जो आर होता है वो परावर्तन कोण होता है, जो आई होता है वो क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। अब ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब नीचे लिखा हुआ है, देखो डिफिनीशन, प्रकाश का परावर्तन, किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की, जो देखो ये रिफ्लेक्ट होगा चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, ठीक है, यानी कि देखो पलट जाए, यानी कि उल्टा, ठीक है, वापस चली जाए, देखो इसे मारे ऐसे, तो यानी कि इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, टकराने के बाद। तो यानी कि ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आती है आपतन कोण, क्या होती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए नीचे, किसी बिंदु स्रोत, ये बात क्लियर हो जाए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, आपतन कोण, देखो आपतित किरण कमा परावर्तित किरण कमा आपतन बिंदु, ठीक है, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या होते हैं, अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। उसके बाद आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कि किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ये बता रहा है घटना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की, क्या हो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इससे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब आप कैसे पहचानोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे कि वास्तविक कैसे जानोगे। वास्तविक का मतलब वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब रहे उसको कैसे पहचानोगे, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, वास्तव में जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये बात क्लियर हो गई ना, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। ये समझ लीजिए आप कि वास्तविक प्रतिबिंब समझा दिए हम और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब समझा दिए, और यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है हमने इसको भी समझा दिया, ठीक है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, देखो नॉर्मली क्वेश्चन रेलवे में भी आ जाते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद इधर आ जाइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान आकार का होता है। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान आकार का होता है। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान आकार का होता है। ये बात क्लियर हो गई। आपतित किरण को नियत रखते हुए, क्या होता है, आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल, क्या, समतल दर्पण को अपने ही तल में स्थित एक अक्ष के परितः, क्या होता है, आपतित किरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को अपने ही तल में स्थित एक अक्ष के परितः कोण थीटा से घुमाया जाए तो, अगर यहाँ पे देखो एक लाइन अभी नहीं लिखी हुई है, थीटा से घुमाया जाए तो
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण है, परावर्तित कोण क्या हो जाएगा, परावर्तित कोण 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे अपने ही तल पे स्थित एक अक्ष के परिता कोण थीटा है, अगर जैसे कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। बात समझते जाइए, अगर ये थीटा है या 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितने, ये 30 डिग्री है तो यह 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अगर यह 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात समझ में आपको आ रही है कि हम क्या समझा रहे हैं, कि होता है कि परितः कोण थीटा से घुमाया जाए तो परावर्तित कोण 2 थीटा हो जाए। मतलब अगर इसको हम घुमा जाएंगे तो परावर्तित होके दुगना हो जाएगा। 45 का दुगना 90 होता है, 30 का दुगना 60 होता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं? अगर एक बार अगर आई हो आपको बात हमारी समझ में, तो कमेंट करके बताते रहें कि हाँ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। देखो हम आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप हमारे कई सारे शॉर्ट पड़े हुए हैं, अगर उनको देख रहे हैं तो हम आप ही के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। आप ही हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना लाइक कर रहे हैं। ये तो आप ही का काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और बेल आइकन दबा दे। अब बेल आइकन दबाने से क्या फायदे होते हैं हम बता दें। बेल आइकन दबाने से ये फायदा होते हैं कि जैसे हमने वीडियो डाली तो आप टाइम लिंक पहुंच जाता है कि हाँ इसमें वीडियो, तो आपका पता चल जाएगा हाँ कि इसमें कभी इस संस्थान से वीडियो आया है तो हम उसको देख लें। तो कहने का मतलब क्या होता है, हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई पेड चार्ज नहीं ले रहे हैं कि हम नहीं हम 400 रुपए कोर्स दिलवा रहे हैं या 600 रुपए का कोई कोर्स नहीं, फ्री आपको पढ़ा रहे हैं। खाली ये है कि हम सेवा आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन रेलवे में हो सके। तो आप चाहे तो ये इतना सारा स्क्रीनशॉट कर लें, तो उसके बाद हम आगे इनको आइए अब आगे बात करते हैं। आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, क्या हो, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, क्या करना हो, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो। अब जैसे कि हम जितने बड़े हुए हमका उतना अपना पूरा देखक हुए तो हमका कितने दर्पण की आवश्यकता हुई। अब यह सब बड़ी समस्या बात आ जाती है। अब जैसे कि शादी वाले फंक्शन में जाओ, लॉन ऑन जैसे गेस्ट हाउस में लगे रहते हैं, बड़े बड़े शीशा लगे रहते हैं, उसमें आपका पूरा प्रतिबिंब दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे जब लगे रहते हैं तो यहाँ छोटे छोटे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे लगे रहते हैं, तो इसलिए आपका पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखता है। क्या होता है, इसलिए पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो हम आपको बताएंगे कि आपका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता होगी। क्या, यानी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने दर्पण की आवश्यकता होगी। तो समतल दर्पण में, अब पहले एक पॉइंट यहाँ पे नोट है, उसको हम आपको बता दें बहुत अच्छे तरीके से। क्या है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कम से कम आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर आप 5 फुट के हो तो आप साढ़े, यानी कि साढ़े नहीं 5 फुट के होगा, 2.5 फुट का आपका दर्पण होना चाहिए। अगर आप 6 फुट के हो तो 3 फुट का दर्पण होना चाहिए। अगर आप 2 फुट के हो तो 1 फुट का दर्पण चाहिए। तब आपका पूरा प्रतिबिंब यानी कि नीचे से ऊपर तक दिख जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला स्टार पॉइंट। देखो कभी भी ये बात आए, जैसे कि ए प्रतिबिंब, देखो यहां पर समझा दे रहे हैं, जैसे ए है तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ए मतलब ए कोई नाम है या एक नाम है, जैसे कि नाम का मतलब पूरा उनका प्रतिबिंब आए, तो ए कोई नाम है। अगर इनका हमका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, a/2। क्या करना पड़ेगा, a/2 करना पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही ना आपको। अगर यहाँ पे बी लिख दिया जाए या कोई नाम लिख दिया जाए, जैसे हमने लिखा अमन, अगर हमने अमन लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अमन, क्या लिखा, अमन, तो अमन लिखा है तो अमन का हमका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आगे यहां पे देखिए, ठीक है। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो, क्या हो, यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में आ जाता एयरफोर्स नेवी में प्रतिबिंबों की संख्या बताइए।
क्या बताइए? प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। अब बात आती है प्रतिबिंबों की संख्या की, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमको बतानी है, तो कैसे बतानी है? जैसे सम हो, क्या हो? सम हो, क्या हो? सम हो। तो अगर सम है तो फार्मूला क्या होगा? एन बराबर 360 अपान थीटा माइनस 1। अगर विषम हो तो 360 अपान थीटा, एन बराबर 360 अपान थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? अगर सम हो तो 360 अपान थीटा माइनस 1, अगर विषम हो तो 360 अपान थीटा। ये बात क्लियर? देखो विषम के लिए अब विषम कैसे पहचानोगे? जैसे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आ गया। सम कैसे पहचानोगे? 120 डिग्री आ गया। अब बात क्लियर हो गई ना? समस्या नहीं। अब जैसे आ गया कि 120 डिग्री में प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, ठीक है? तो आप 120 में प्रतिबिंबों की डिग्री की संख्या बताना, तो जब यहाँ थीटा का नाम 120 रखोगे, काटोगे तो कट जाएगा, बस एक घटा दोगे। अगर 45 आ गया कोण में तो 45 यानी कि 360 को काटना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, इधर आ जाइए। क्या है? किरण का विचलन। क्या है? किरण का विचलन। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परावर्तन होने पर विचलन, क्या? एक परावर्तन होने पर विचलन डी बराबर होता है पाई माइनस 2आई। क्या होता है? पाई माइनस 2आई, या क्या होगा? 180। क्या होगा? 180 माइनस 2आई। एक पाई का मतलब यानी कि 180 हमने रख दिया है, वही है डी बराबर पाई माइनस 2आई। ये बात क्लियर हो गई? आगे दूसरे नंबर बात करते हैं। दो समतल दर्पण द्वारा लगातार परावर्तन, दो समतल दर्पण द्वारा लगातार परावर्तन के कारण कुल विचलन। अब जैसे दो समतल दर्पण हो, उनके द्वारा लगातार परावर्तन के कारण कुल विचलन क्या होता है? डी बराबर 2 ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। अगर इसको हम अंदर गुणा कर देंगे, अगर पाई का मान 180 रखेंगे तो 18 दूना 36 यानी कि 360 और माइनस 2 थीटा हो जाएगा। जैसे वो लिखे थे अभी या करके, यानी कि ये 180 माइनस 2आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा। उसके बाद तीसरा का है, तीसरा कह रहा कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गोली दर्पण कहते हैं। अगला है गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो, या अंदर की ओर, यहां पर हमने एक भाषा नहीं लिखी है, अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, क्या है? बाहर की ओर यानी कि उठा हो, वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि हम एक ही लाइन में उत्तल दर्पण पढ़ लिए, एक ही लाइन में अवतल दर्पण पढ़ लिए, एक ही लाइन में गोली दर्पण पढ़ लिए। ये बात क्लियर हो गई? देखो एक ही भाषा में ये बताया गया है कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखो अंदर साइड का वक्री होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है बाहर की ओर वक्री होता है, मतलब उठा होता है और धसा होता है। ये जानकारी हमने बता दिया। इसमें लैंग्वेज देखो, इसमें भाषा एक दूसरी हमने ली थी। तो अब चाहे तो आप इनका पहले आप स्क्रीनशॉट कर ले, तो फिर हम आगे और बता दें। तो आज की क्लास हम यहीं तक की रखते हैं। अब आगे की क्लास अगले दिन। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।